आज का टॉपिक है अप्रोचेस ऑफ मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप्स। ठीक है, इससे पहले एक बार जो हमने कल किया था उसका एक बार फॉर्मेट समझ लेते हैं हमने कैसे करना है। आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में जो भी पॉइंट्स आप लिखना चाहें कि एनवायरमेंटल इश्यूज़ इंक्रीज़ हो रहे हैं जिसकी वजह से एनवायरनमेंट को जानना बिकम्स इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ज़रूरी हो गया है। तो एनवायरनमेंट को जानने के लिए हम डिफरेंट टर्म्स उसकी करते हैं, कंपोनेंट्स क्या है ये सब जानते हैं। तो आपका एनवायरनमेंट, फिर नेक्स्ट जो ब्रॉड हेडिंग बनेगी वो एनवायरनमेंट की मीनिंग एंड डेफिनेशन बनेगी कि फ्रेंच वर्ड है, सराउंडिंग को बोलते हैं। 3 क्वेश्चन अराइज हुए थे, व्हाट इज सराउंडेड बाय व्हाट और कहाँ सराउंडेड है। फिर फाइनली जो आपकी डेफिनेशन निकल के आएगी कि एनवायरनमेंट मतलब क्या है, सारी टोटल कंडीशंस जो मैन को सराउंड करते हैं किसी पर्टिकुलर स्पेस या टाइम पे। ठीक है, उसके बाद हमने नेक्स्ट हेडिंग डालनी है कंपोनेंट्स, जिसमें हमने ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है और बायोटिक कंपोनेंट्स को फिर फर्दर पार्ट्स में डिवाइड करके और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है। ठीक है, और फिर हमारा आ जाएगा कंक्लूजन। उसी तरीके से जो ये आज का टॉपिक है मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप, इसमें भी 3 हेडिंग्स बनेंगी। ठीक है, इसमें 3 हेडिंग्स बनेंगी, इंट्रोडक्शन और फिर मेन हेडिंग मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप की अप्रोचेस और फिर आपका आ जाता है कंक्लूजन। ठीक है, देखो मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप क्या होता है। हमने एनवायरनमेंट को समझ लिया कि हम हमारी सराउंडिंग को बोलते हैं, उसमें वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं और उस कंपोनेंट का एक हिस्सा मैन है। अब मैन और एनवायरनमेंट की इंटरेक्शन कैसे होती है। ठीक है, मैन और एनवायरनमेंट की जो इंटरेक्शन है, क्योंकि मैन एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, एनवायरनमेंट इंसान पे, मैन पे इन्फ्लुएंस डालता है और मैन एनवायरनमेंट पे इन्फ्लुएंस डालता है। ठीक है, तो क्या पता चला कि मैन और एनवायरनमेंट जो है वो इंटरेक्शन करते हैं आपस में। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैन जो है क्या करेगा एनवायरनमेंट के साथ, पहाड़ों को काट के रोड्स बना रहा है, डिफॉरेस्टेशन कर रहा है या फिर कोई भी रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है। तो ये क्या है, मैन एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, मैन एनवायरनमेंट को यूज़ कर रहा है। फिर एनवायरनमेंट मैन पे कैसे इम्पैक्ट डालती है। अगर एनवायरनमेंट कोल्ड क्लाइमेट है तो मैन की क्लोथिंग, उसका बिहेवियर उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है अगर एनवायरनमेंट में, आपका वाटर कंपोनेंट कम है तो भी मैन का जो रहने का तरीका है वो अलग होगा। तो कांस्टेंट इंटरेक्शन हो रही है दोनों के बीच में, मैन इन्फ्लुएंस करता है एनवायरनमेंट को और एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस करता है मैन को। ठीक है, बट ये जो मैन एनवायरनमेंट की रिलेशनशिप है, देखो एक रिलेशनशिप में क्या होता है कि दो दो जने हैं। यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे है मैन और एनवायरनमेंट। ठीक है, अब इसकी हमें अलग अलग अप्रोचेस पढ़नी है कि कौन सी अप्रोच है, मतलब किस नज़रिए से हम इस रिलेशनशिप को देखें। अब देखो रिलेशनशिप का मैं कॉन्टिन्यूम अगर बनाना चाहूँ तो कैसा होता है, ये कॉन्टिन्यूम है। ठीक है, ये हमारे एक्सट्रीम एंड्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे एक्सट्रीम एंड्स हैं। इस पर क्या होता है कि एक जना दूसरे से बड़ा है और दूसरी तरफ क्या है, ये इससे बड़ी है। ठीक है, या फिर इस तरफ ये कर लेते हैं, एनवायरनमेंट मैन से बड़ा है और मैन एनवायरनमेंट से बड़ा है। ठीक है, ये क्या है, ये 2 एक्सट्रीम अप्रोचेज़ हैं, ये 2 एक्सट्रीम नज़रिए हैं इस रिलेशनशिप के। कि पहले केस में क्या है, एनवायरनमेंट 100% है और मैन के पास 0 पावर है। ये क्या कहता है, 100% मैन के पास पावर है, एनवायरनमेंट कुछ भी नहीं कर सकता, एनवायरनमेंट के पास 0 पावर है। फिर कैसे रिलेशनशिप होते हैं, जो बैलेंस में होते हैं, दोनों 50-50 की पावर रखते हैं। मैन जितना बराबर है उतना ही हक किसके पास है, एनवायरनमेंट के पास। ठीक है, जो एनवायरनमेंट 100% है और मैन के पास पावर नहीं है, इस अप्रोच को हम बोलते हैं डिटर्मिनिज्म। ठीक है, उसके बाद आपकी आती है, ये एक्सट्रीम चली गई, एक्सट्रीम से थोड़े से पहले ये आती है आपकी पॉसिबिलिज्म। यह हो जाएगी आपकी रेडिकल पॉसिबिलिज्म या क्रूड पॉसिबिलिज्म, मतलब बिल्कुल एक्सट्रीम पे चला गया पॉसिबिलिज्म। फिर इससे पहले आपकी होती है प्रोबेबिलिज्म की, प्रोबेबिलिज्म। ठीक है, यहाँ पे एनवायरनमेंट डिटर्मिनिज्म के पास में होती है आपके नियो डिटर्मिनिज्म। अभी बताती हूँ।
ठीक है। और जो ये 50-50 वाली है इसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल अप्रोच। देखो ऑब्वियसली आपको पता चलेगा कि कौन सी अच्छी है सबसे, यही वाली अच्छी होती है ना, जिसमें बैलेंस में रहे दोनों चीज़ें। कोई भी एक ज़्यादा पावरफुल होगा तो रिलेशन नहीं चलते। तो देखो इसमें क्या होता है कि जो आपका डिटर्मिनिज्म है जिसमें 100% एनवायरनमेंट इम्पोर्टेंट है, सुपीरियर और मैन के पास पावर नहीं है। ये फिर क्या आपका इससे पहले क्या है पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म क्या कहता है कि मैन के पास पावर है, ठीक है, मैन चेंज कर सकता है, बट उसकी कल्चर उसकी टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही वो कर सकता है। मतलब इसमें क्या है कि मैन के पास पावर तो है चेंज करने की, बट कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है। मतलब मैन के पास पावर है, मैन कर सकता है नेचर में चेंज, बट सब मैन नहीं कर सकते, हर इंसान नहीं कर सकता। सिर्फ कल्चर और उनकी टेक्नोलॉजी क्या है, क्या उनका कल्चर अलाउ करता है या नहीं है, अच्छा अलाउ भी करता है कि उनके पास टेक्नोलॉजी है या नहीं है। तो यहाँ पे कह तो देता है कि मैन के पास 80% पावर है और एनवायरनमेंट के पास 20% पावर है, बट ये 80% मैन भी कौन होंगे जो चेंज कर पाएंगे, उनका कल्चर और उनकी टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करेगा। फिर इसका एक एक्सट्रीम वर्जन आ गया था हमारा क्रूड पॉसिबिलिज्म। ये कहता है कि 100% पावर किसके पास है, मैन के पास है, और 0% एनवायरनमेंट है। मतलब मैन कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, हर चीज़ चेंज कर सकता है। उसके बाद पॉसिबिलिज्म से थोड़ा सा इधर अगर हम आएंगे तो प्रोबेबिलिज्म। ये बेसिकली क्या कर रहा है कि मैन, देखो इधर क्या हमारा पॉसिबिलिज्म, इधर मैन 100% है, इधर एनवायरनमेंट है। तो ये अगर इस तरफ शिफ्ट होता जाएगा तो मतलब हमारा एनवायरनमेंट की इम्पैक्ट बढ़ता जाएगा और जो मैन का इम्पैक्ट है वो कम होता जाएगा, ठीक है। सपोज़ अगर यहाँ बना देती हूँ तो यहाँ पे मैन का तो रोल होगा, ठीक है, बट एनवायरनमेंट का भी ऐड होता जा रहा है। और बिल्कुल यहाँ आ गए तो 50-50, यहाँ आ गए तो अब एनवायरनमेंट बढ़ गया, मैन का रोल कम हो गया। समझ रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली एक कॉन्टिन्यूम है, इसको याद रखना। इसमें हम जो सिर्फ बुक में दे के वो अप्रोचेस करेंगे, बट एक कॉन्टिन्यूम दिमाग में रहना चाहिए कि जो मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप है, ये हर रिलेशनशिप की तरह इसमें भी जो है हम अलग अलग अप्रोचेस से देख सकते हैं। सबसे पहला जिसमें एक जना, फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट 100% है, 100% पावर रखता है, और दूसरी अप्रोच में आपका मैन के पास 100% पावर है। इसको हम बोलते हैं क्रूड पॉसिबिलिज्म या रेडिकल पॉसिबिलिज्म। ये होता है आपका डिटर्मिनिज्म। फिर इतना भी क्रूड नहीं होता, इंसान कर तो सकता है लेकिन कुछ तो लिमिटेशंस है, तो थोड़ी सी लिमिटेशन का ध्यान रखते हुए आ जाते हैं आपकी पॉसिबिलिज्म, ठीक है। उसके बाद और मैन के रोल को कम करते हुए और एनवायरनमेंट के रोल को मानते हुए प्रोबेबिलिज्म आ जाती है, ठीक है। ये बेसिकली कहते हैं पॉसिबिलिज्म वाले कि एनवायरनमेंट में पॉसिबिलिटीज़ है हर जगह। अगर आपके पास कल्चर है, टेक्नोलॉजी है, पावर है, तो कर लो चेंज, कर सकते हो तुम। और प्रोबेबिलिज्म बेसिकली क्या है, ये भी कहता है कि मैन के पास पावर है, मैन कर सकता है चेंज, और कुछ चीज़ों में चीज़ें इतनी आसान होती है कि उनको करना, उनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत हाई होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसी टाइप का ही है, बट इतना ध्यान रखना कि इसमें मैन का रोल भी होता है और एनवायरनमेंट का रोल बढ़ना शुरू हो जाता है कि एनवायरनमेंट भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी बीच में 50-50 अप्रोच वाली इकोलॉजिकल अप्रोच जो हम करेंगे। फिर आपकी आती है नियो डिटर्मिनिज्म। इसमें क्या आता है, देखो 100% नेचर की भी नहीं चलनी चाहिए ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैन के रोल को ऐड कर देता है। तो ये डिटर्मिनिज्म का ही मॉडिफाइड वर्जन है नियो डिटर्मिनिज्म, ठीक है। ये दिया था टेलर ने, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या कहते हैं कि जो डिटर्मिनिज्म है 100% भी नेचर के पास पावर नहीं रखो। ये कहता है कि नेचर आपको इसको जो न्यू डिटर्मिनिज्म है इसको हम एक और नाम से बोलते हैं स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, ठीक है। इसमें बेसिकली यही कहता है कि इंसान चेंज कर सकता है बट एक सर्टेन लिमिट तक, जहाँ पे नेचर उसको कहते हैं गो कर लो, और कुछ जहाँ पे नेचर उसको स्टॉप कर देते हैं वहाँ पे वो चेंज नहीं कर सकता। तो न्यू डिटर्मिनिज्म बेसिकली कहता है कि नेचर आपको अलाउ करती है कुछ एरियाज़ में जहाँ पे इंसान कर सकता है चेंजेस, बट हर एरिया में नहीं होता, ठीक है। तो नेचर जहाँ स्टॉप कहते हैं वहाँ पे उसको रुकना पड़ता है, और जहाँ पे नेचर अलाउ करते हैं कि हाँ चलो कर लो, वहाँ पे इंसान कर सकता है, ठीक है। बेसिकली ये अप्रोचेज़ हैं आपकी। उसके बाद
हाँ, अप्रोचेज ऑफ द स्टडी ऑफ मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप। देखो, जब हम ज्योग्राफी करते हैं ना, तो ज्योग्राफी का जो एक फोकल थीम, एक मेन थीम, एक सेंट्रल थीम हमेशा यही रहता है, क्योंकि ज्योग्राफी क्या है, स्टडी करती है एनवायरनमेंट को, स्टडी करती है अर्थ सरफेस को इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैन। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ज्योग्राफी वालों के लिए जानना कि मैन और एनवायरनमेंट का रिलेशन कैसा है, इनमें कौन सुपीरियर है, किसकी चलेगी। ठीक है। लेकिन ये जो मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप है, ये चेंज हुआ है विद द टाइम। ठीक है। जैसे बिगिनिंग में क्या था, इंसान जो था वो फिज़िकल मैन था। सिर्फ फिज़िकल एलिमेंट्स जो सॉइल वाटर आसपास जो भी है मिला, खा पी लिया, वो यूज़ कर लिया। ठीक है। टोटली वो किस पे डिपेंड था, नेचर पे। तो ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं, फिज़िकल मैन। बट फिर क्या हुआ, इंसान का दिमाग है, इंसान ने डेवलपमेंट की, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की, और उसकी वजह से उसने अपने एनवायरनमेंट में चेंजेस किए, उसको ब्रॉड करना शुरू किया। पेड़ों को काट के आसपास पे कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर सब बनाया, तो बिल्ट एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया। ठीक है। थ्रू हिज डिज़ाइन एंड स्किल फॉर बेटर फूड, शेल्टर, एक्सेस एंड कम्फर्ट। ठीक है, ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा आराम और कम्फर्ट वगैरह मिल सके। उसके बाद क्या आता है कि इसी कॉन्टिन्यूम को जब हम देखते हैं तो हमारे पास बहुत सारी अप्रोचेज़ निकल के आती हैं। ठीक है। कैसे कैसे मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप को देख सकते हैं। तो बेसिकली देखो कैसे था कि इसमें क्या बन सकता है अप्रोचेज़ में, सबसे पहले कि ज्योग्राफी का फोकल थीम रहा है मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप को जानना। ठीक है। ये सेम नहीं रहा है, ये डायनामिक रहता है, ये कंसेप्ट विद टाइम चेंज होता है। जैसे स्टार्टिंग में जो मैन था वो एनवायरनमेंट से चलता था, एनवायरनमेंट का गुलाम था काइंड ऑफ। लेकिन आज के टाइम पे उसके पास टेक्नोलॉजी है, तो वो एनवायरनमेंट को, मैन जो है वो एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करता रहता है। ठीक है। ये हमने इस पैरा में समझा। और फाइनली हमें अलग अलग अप्रोचेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि हम सिर्फ एक्सट्रीम नहीं देखेंगे कि 100% एनवायरनमेंट पावरफुल है, 100% मैन पावरफुल है। इस कॉन्टिन्यूम पे अलग अलग हमें जो है अलग अलग अप्रोचेस देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले अप्रोच क्या है, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। देखो, डिटरमाइन क्या करता है कि जिसमें मैन जो है, देखो डिटर्मिनिज्म में क्या होता है, डिटरमाइन मतलब कोई और है जो आपकी डिसीजंस को, आपकी वे ऑफ लिविंग को, हर चीज़ को डिटरमाइन कर रहा है। और यहाँ पे हमने किसको दिया है ये हक, ये दिया एनवायरनमेंट को। तो ये क्या हो गया, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। मतलब एनवायरनमेंट इज़ डिटरमाइनिंग, मतलब 100% पावर किसके पास है, एनवायरनमेंट के पास है। एनवायरनमेंट डिटरमाइन कर रहा है। तो ये वाली कौन सी अप्रोच है, आपकी पहली अप्रोच है। ठीक है, ये हमने करी थी ना, डिटर्मिनिज्म वाली। उसी डिटर्मिनिज्म में आप किसको बोल रहे हो कि कौन डिटरमाइन कर रहा है, हमने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि एनवायरनमेंट डिटरमाइन कर रहा है। तो क्या हो गया आपका एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। ठीक है। तो ये अप्रोच बेसिकली क्या कहती है कि अर्थ ने, एनवायरनमेंट ने इंसान को बनाया है। ठीक है। मतलब अर्थ ने या एनवायरनमेंट ने इंसान को बनाया है। ठीक है। उसके बाद इसका मतलब क्या निकला कि मैन जो है वो सबॉर्डिनेट है। सपोज तुम कोई गुड़िया बनाते हो, कुछ बनाते हो, तो उस पर बेसिकली किसका कंट्रोल होगा, तुम्हारा, क्योंकि तुमने उसे बनाया है। ठीक है। तो ऐसी ये वाली अप्रोच क्या मानती है कि धरती ने, एनवायरनमेंट ने इंसान को बनाया, इसीलिए जो इंसान है वो सबॉर्डिनेट है प्रकृति के, एनवायरनमेंट के। ठीक है। और हर चीज़, इंसान की जितने भी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ है, वो सब कौन कंट्रोल कर रहा है, एनवायरनमेंट कंट्रोल कर रहा है। अब देखो, इस आर्ग्यूमेंट के फेवर में भी बहुत सारे लोग थे। इनिशियली यही वाला चलता था। ठीक है। इनिशियली क्योंकि इंसान की टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इतनी हाई नहीं थी, तो वो नहीं जानता था कि मैं इन पहाड़ों को काट के रास्ता भी बना सकता हूँ। ठीक है। मैं हवा में भी उड़ सकता हूँ। तो पहले इंसान के पास इतनी टेक्नोलॉजी कहाँ थी। लेकिन अब इंसान के पास है, बैरियर है, बैरियर को रिमूव करने की पावर है, टेक्नोलॉजी है। तो स्टार्टिंग में क्या था, बहुत सारे लोग जो इनको सपोर्ट करते थे वो कौन कौन थे। फॉर एग्जांपल सैंपल, इसका नाम आपको लिखना है, बहुत ही सिग्निफिकेंट है। एलन चर्चिल सैंपल, ये अमेरिका की थी। और इनके बारे में फिर आगे दे रखा है। ठीक है। जो एलन चर्चिल सैंपल्स थी, इन्होंने बुक लिखी थी इन्फ्लुएंसेस, ये बेशक याद मत रखना, बट इतना याद रख लेना कि ये बहुत ही ज़्यादा फॉलो करती थी एनवायरमेंटलिज्म को, या फिर एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को बहुत ही ज़्यादा मानती थी। ये मानती थी कि मैन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है। मतलब इंसान जो है ना, प्रकृति की धूल की भी धूल है। मतलब ये इतना तुच्छ मानती थी इंसान को और प्रकृति को, बहुत ही सिग्निफिकेंट। ठीक है।
उसके बाद आपका चार्ल्स डार्विन का वर्क आपको याद होगा 1859 में, जिन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ दिया था, बताया था किस तरीके से स्पीशीज़ इवॉल्व हुई हैं विद टाइम। ठीक है, जैसे हम मंकी थे तो मंकी से धीरे 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 इंसान बना। तो ये बताता है किस तरीके से एक स्पीशीज़ जो है वो इवॉल्व हुई, जो नहीं कर पाई वो मर गई। ठीक है, जो फिट नहीं थी वो ख़त्म हो गई। बट किस तरीके से स्पीशीज़ इवॉल्व करते हैं, तो इवोल्यूशन में क्या होता है, कॉन्टीन्यूस इंटरेक्शन ही तो होता है एनवायरनमेंट के साथ। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस करता है मैन को और बाकी ऑर्गेनिजम्स को, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे डिटर्मिनिज्म दिख रहा था इनके काम में भी। ठीक है, उसके बाद ये मत करना, ये थोड़ा और ज्योग्राफी का ही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एलन चर्चिल सैंपल लिखना है। सबसे पहले बता देना इस अप्रोच में क्या था कि प्रकृति बड़ी है, प्रकृति जो कहे मानना पड़ेगा इंसान को, मैन सबॉर्डिनेट है, उसकी हर चीज़ नेचर ही डिसाइड करती है, फिजिकल एनवायरनमेंट ही डिसाइड करता है। रात हुई तो सो जाओ, खाना नहीं है तो नहीं खा सकते, मतलब हर चीज़। ठीक है, उस टाइम पे जोमेटो स्विगी कुछ भी नहीं था। ठीक है, फिर ये इन्होंने इसी को एलेबोरेट किया है, एलन चर्चिल सैंपल के ही बताया कि उन्होंने जो बुक लिखी थी उसमें किस तरीके से वो बहुत ही मैन के रोल को बिल्कुल ही कंसीडर नहीं करती कि मैन तो डस्ट ऑफ और डस्ट है, धूल की भी धूल है इंसान। फिर उसके बाद इसमें एक और एग्जांपल आता है हंटिंगटन। ये बेसिकली क्लाइमेटिक डिटर्मिनिस्ट थे, मतलब एनवायरनमेंट में सिर्फ क्लाइमेट को कंसीडर करते थे, पर ठीक है ये एनवायरमेंटलिस्टिक भी बोल सकते हैं इनको। देखो डिटर्मिनिज्म क्या होता है कि कोई और कुछ है, कोई और है जो डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपकी एनवायरनमेंट डिटरमाइन कर रहा है। इसकी जगह आप क्लाइमेट लिखोगे तो इसका मतलब क्लाइमेट डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है, अगर आपके पेरेंट्स ने चूज़ करा है तो यहाँ पे क्या होता है, पेरेंट्स ने यूज़ करा, तो वो भी एक तरीके से डिटर्मिनिज्म ही हो गया। मतलब आपने कोई फ़ैसला नहीं लिया, आपके पेरेंट्स ने फ़ैसला लिया, तो वो भी एक काइंड ऑफ डिटर्मिनिज्म ही है। ठीक है, और पॉसिबिलिज्म होता है, मेरे लिए पॉसिबिलिज्म क्या होगा, अगर मैंने अपने फ़ैसले खुद लिए हैं। ठीक है, मेरे पेरेंट्स ने नहीं या बाकी मेरे फ्रेंड्स ने नहीं, किसी ने नहीं। ठीक है, तो वैसे भी यूज़ कर सकते हो, और एनवायरमेंटल सेंस में अगर यूज़ करना चाहे तो डिटर्मिनिज्म होता है प्रकृति के लिए कि प्रकृति डिटरमाइन करिए, पॉसिबिलिज्म होता है कि मैन चला रहा है सब कुछ। ठीक है, उसके बाद आता है आपका, हाँ, हंटिंगटन है, ये भी याद रख लेना। हंटिंगटन है, ये भी एक डिटर्मिनिस्टिक ही थे, और इन्होंने जितने भी बुक्स लिखी है, सिविलाइजेशंस एंड क्लाइमेट, ह्यूमन एंड हैबिटेट, इन सब में यही बताने की कोशिश करे कि किस तरीके से जो क्लाइमेट है वो इन्फ्लुएंस डालता है ह्यूमन लाइफ पे। ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इनका इसमें इम्पोर्टेंट रोल है। तो याद रख लेना ये अप्रोचेस क्या है, और इसको मानने वाले कौन कौन है। एलन चर्चिल सैंपल, डार्विन के काम से भी कहीं ना कहीं हमें हिंट मिलती है कि हाँ एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस कर रहा है मैन को, और फिर आपके हंटिंगटन। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट अप्रोच, टेलियोलॉजिकल अप्रोच, जो हमारे एक्सट्रीम थे ना, एक्सट्रीम, ये तो इसके भी बियॉन्ड जाती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि टेलियोलॉजिकल अप्रोच क्या होती है, इसमें हम एक प्री डिफाइंड गोल को कंसिडर कर रहे हैं। प्री डिफाइंड गोल होता है इसमें, इस अप्रोच में, मतलब आपका जो गोल है वो ऑलरेडी फिक्स है। तो इस अप्रोच में बेसिकली क्या करा है कि जो फेथ था, एक रिलीजियस फेथ उन्होंने पहले ही फिक्स कर रखा है, क्या है कि जो मैन है वो सुपीरियर है टू द नेचर। ठीक है, ये बेसिकली कहाँ से निकल के आई है, जुडाइज़म एंड क्रिश्चियनिटी, ये दो रिलीजन जो थे, इन जो ट्रेडिशनल इनके पुराने टाइम पे जो इनके ख्यालात थे उनमें था कि मैन जो है वो सुपीरियर है सभी क्रिएचर से, और सब कुछ जो है वो इंसान के लिए बनाया है। तो एक डिफाइंड कर दिया गोल, ऑलरेडी डिफाइन कर दिया कि प्रकृति बनी है इंसान के लिए। प्रकृति तो है ही नहीं, मतलब प्रकृति का कुछ भी नहीं है, प्रकृति सिर्फ इंसान के लिए है, इंसान उसको जैसे चाहिए यूज़ कर सकता है। तो जो टेलियोलॉजिकल अप्रोच है ये बेसिकली क्या है, इसमें जो प्रकृति है उसके रोल को ऑलरेडी डिफाइन कर दिया गया है, बाकी सभी क्रिएचर्स के रोल को ऑलरेडी डिफाइन कर दिया गया है कि हर चीज़ सिर्फ इंसान के लिए बनाई गई है। इसका ओरिजिन बेसिकली जूडियो क्रिश्चियन रिलीजियस ट्रेडिशन से आता है, जहाँ पे मान लिया गया है कि मैन सुपीरियर है, मैन 100%, और जो क्रिएचर्स हैं, जो बाकी एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स हैं, सब वो क्या हैं, इंसान के लिए ही बनाए गए हैं। उनका गोल क्या है, सिर्फ इंसानों के लिए काम करना। ठीक है, अब सोच के देखो, अगर तुम एक रिलेशनशिप में मैं कह दूँ
कि एक तरफ मैन है, एक तरफ एनवायरनमेंट है। अगर मैं कह दूँ कि एनवायरनमेंट का तो रोल ही है सिर्फ मैन को सर्व करना, तो उसके बाद सोच सकते हो एनवायरनमेंट के साथ कितना एक्सप्लॉइटेशन होगा। ठीक है, तो इस आइडियोलॉजी के बाद क्या हुआ था, जो मैन था उसने एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया नेचुरल रिसोर्सेज को। क्यों? क्योंकि दिमाग में क्या भर रखा है, भैया सब कुछ तुम्हारे लिए ही बनाया गया, करो, यूज़ करो, जितना कर सकते हो उतना करो। ठीक है, ये भी नहीं सोचा कि इसके बाद इफेक्ट क्या होंगे। क्यों? क्योंकि दिमाग में तो क्या भरा हुआ है कि इंसान के लिए ही बनाया गया है, तो क्या बुरा हो सकता है, यूज़ करो, सब यूज़ करो। ठीक है, और इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हुआ हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का। और ये बेसिकली कहाँ पे देखने को मिलते हैं, ये नॉर्थ अमेरिका और आपके जो यूरोप, वेस्ट यूरोप वाला हिस्सा है ना, जो नॉर्थ अमेरिका है ना कॉन्टिनेंट, और यहाँ पे आपकी वेस्टर्न यूरोप वाला हिस्सा, यहाँ पे ये अप्रोच आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसके कुछ साइंटिस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट तो ये भी बोलते हैं कि जो ये रिलीजियस ट्रेडिशन जो ये सेट करा था ना कि मैन इज़ सुपीरियर टू ह्यूमन बींग्स, सॉरी मैन इज़ सुपीरियर टू एनवायरनमेंट, तो इसी की वजह से जो आज के प्रेजेंट डे जितने भी इकोलॉजिकल क्राइसिस है ना, उन सब की जड़ यही है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है कि इस अप्रोच की वजह से ही जो यूरोपियंस थे उन्होंने, मतलब एक रीज़न ये भी था कि उन्होंने एक्सप्लोर करा, बाकी एरियाज़ में गए, रिसोर्सेज सर्च करे। ठीक है, अपनी अलग अलग कॉलोनीज़ बनाई, हम भी उनकी कॉलोनीज़ बने थे उस टाइम पे। ठीक है, तो वैसे तो बहुत सारे रीजंस थे उनके पास कि रिलीजन को स्प्रेड करना है, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना है। ठीक है, नए रूट को डिस्कवर करना है। तो एक रीज़न ये भी था कि जो ये अप्रोच थी इनकी कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज तो बनाए ही हमारे लिए गए हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ कब होंगे, जब तुम उनको एक्सप्लोर करोगे, जब तुम उन तक पहुँचोगे। तो इसीलिए जो यूरोपियंस ने जो एक्सप्लोरेशन करी, कॉलोनीज़ बनाई, दूसरे देशों को गुलाम बनाया, वो सब जो भी था वो कहीं ना कहीं इस अप्रोच से इन्फ्लुएंस था। ठीक है, उसके बाद आता है आफ्टर 1750 आपका जो इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह थी ये शुरू हो गई थी। तो उससे तो और भी ज़्यादा जो रैपिड एक्सप्लॉइटेशन हो सकता था ना, वो होना शुरू हो गया था। तो जो प्रेजेंट एक जितने भी क्लाइमेटिक इश्यूज़ हम देखते हैं वो सब आपकी इसी फेज़ के बाद से शुरू हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी पॉसिबिलिस्टिक अप्रोच। अब देखो ये भी बहुत एक्सट्रीम है। हमने देखा ना कॉन्टिन्यूम के तो बिल्कुल ही बियॉन्ड चली जाती है, तो एनवायरनमेंट को वो कुछ मानते ही नहीं, ज़ीरो भी नहीं मानते, तो चलो एनवायरनमेंट तो है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका पॉसिबिलिस्टिक अप्रोच। पॉसिबिलिस्टिक अप्रोच मैंने बताया था कि जो कॉन्टिन्यूम होता है, ये 50-50 वाला, ये 100% मैन और 0% एनवायरनमेंट वाला, इससे थोड़ा इधर ये पॉसिबिलिज्म है। ठीक है, पॉसिबिलिज्म बेसिकली क्या कहता है कि देखो सारी पावर्स ना 100%, ये बेसिकली एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और टेलीलॉजिकल अप्रोच की क्रिटिसिज्म के लिए आया था। मतलब कोई बीच का ही मार्ग निकालेगा, है ना, रास्ता निकालेगा। इसमें क्या कहता है कि जो ये है ना आपकी एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म है, ये क्या कहता है 100% किसकी चलेगी, एनवायरनमेंट की। टेलीलॉजिकल क्या है कि एनवायरनमेंट तो है ही नहीं। ठीक है, ये बेसिकली इनको थोड़ा सा करेक्ट करने की कोशिश करती है और ये कहती है कि देखो इंसान के पास पावर है। क्यों? क्योंकि नेचर में ना सब जगह पॉसिबिलिटीज़ हैं, संभावनाएं हैं, चीज़ें होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, बट क्या 100% इंसान कर सकता है? नहीं, वो डिपेंड करता है उसके कल्चर, उसकी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पे, उसकी तरक्की पे, इनोवेशंस पे। ठीक है, तो पॉसिबिलिस्टिक अप्रोच क्या है, बेसिकली ये क्रिटिसिज्म है इन दोनों एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और टेलीलॉजिकल अप्रोच की। ठीक है, और ये जो है मैन को भी इम्पोर्टेंस देती है कि हाँ मैन भी कर सकता है, चीज़ें कर सकता है, बट ऐसा नहीं है कि लिमिटलेस कर सकता है, थोड़ी बहुत लिमिट्स उस पर हैं। लिमिट्स भी उसकी टेक्नोलॉजी और कल्चर इन सब की टर्म्स में है कि अगर उसके पास पावर है तो वो कर सकता है चेंज। ठीक है, काफ़ी चीज़ों में। तो बेसिकली ये इस अप्रोच को कहता था। फिर यहाँ पे कुछ उन्होंने नाम दे रखे कि हीगल जो था वो भी परेशान हो गया था ये एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म से। कहता था देख लो, एग्जाम्पल ही देख लो, जहाँ पे ग्रीक्स रहते थे आज वहाँ तुर्क्स रहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, इंसान का भी तो कुछ रोल रहा होगा, अगर नेचर रहती तो यही रहते, यही कंटिन्यू करते। ठीक है, उसके बाद किरचॉफ भी हैं जैसे, वो भी कहते हैं कि इंसान को सिर्फ ये मत सोचो कि सिर्फ बिना जाने बस वो चलता रहता, प्रकृति चलाती रहती है, ऐसा नहीं होता। उसकी भी अपनी इच्छाएं होती है, उसकी भी अपनी कुछ पावर होते, वो चीज़ों को चेंज कर सकता है। ठीक है, उसके बाद जो पॉसिबिलिज्म वर्ड था बेसिकली वो फेब्रे ने दिया था। ठीक है,
देखो, पॉसिबिलिज्म की अप्रोच बेसिकली ब्लाश से शुरू हो गई थी। इसने बेसिकली क्या था कि पॉसिबिलिज्म का आइडिया दे दिया था। इसने कहा था कि नहीं, मैन को भी थोड़ा इम्पोर्टेंस दो, एनवायरनमेंट से ज़्यादा दो, ठीक है। मैन को इम्पोर्टेंस दो, एनवायरनमेंट ही 100% नहीं है, मैन भी कर सकता है। एनवायरनमेंट सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ देती है और इंसान अपनी टेक्नोलॉजी कल्चर को यूज़ करके उन पॉसिबिलिटीज़ से चेंजेस ला सकता है, चीज़ों को बदल सकता है। तो मैन को भी पावर दो। बट हाँ देखो, ये एक्सट्रीम पे नहीं गया ना कि 100% मैन के पास ही पावर है, उसने कुछ लिमिटेशंस भी रखी हैं, ठीक है। तो ये ब्लाश था। फिर ब्लाश ने सिर्फ कंसेप्ट दिया था, इसको नाम देना भूल गया, मतलब इसकी डेथ हो गई इस टाइप से। फिर फैब्रे ने इसके जो ये कंसेप्ट है इसको थोड़ा और बढ़ाया और इसको नाम दिया कि इसको तो मैं बोलूँगा पॉसिबिलिज्म, ठीक है। तो जो फैब्रे था उसने जो कंसेप्ट पॉसिबिलिज्म है वो दिया था। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि जो पॉसिबिलिज्म शब्द है, पॉसिबिलिज्म, पॉसिबिलिस्टिक अप्रोच, ये बेसिकली आपको फैब्रे ने दिया था, बट इसका जो शुरुआत थी वो ब्लाश ने कर दी थी, ठीक है। और ये सारे फ्रेंच हैं, ब्लाश और ब्रोन्स, ठीक है। उसके बाद अमेरिका से भी कुछ लोग थे, बॉमैन एंड कार्ल सावर, याद रहे तो ठीक है, बट ये वाला कर लेना, फैब्रे ने शब्द दिया था और ब्लाश, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे क्या थे, स्कूल ऑफ पॉसिबिलिज्म से ही आते थे। स्कूल ऑफ पॉसिबिलिज्म मतलब देखो, स्कूल बेसिकली यहाँ पे वर्ड यूज़ होता है एक ही जैसी आइडियोलॉजी के लोगों के ग्रुप के लिए। तो ये सारे पॉसिबिलिज्म को मानते थे ना, उन सारों के ग्रुप को स्कूल बोल देंगे कि स्कूल ऑफ पॉसिबिलिज्म, मतलब ये सारे पॉसिबिलिज्म को मानने वाले लोग थे, ठीक है। तो फैब्रे ने जैसे बोला कि देयर आर नो नेसेसिटीज़, हर जगह सिर्फ ज़रूरतें नहीं हैं, बट एवरीवेयर पॉसिबिलिटीज़, एंड मैन एज अ मास्टर ऑफ दीज पॉसिबिलिटीज़ इज़ द जज ऑफ देयर यूज़, ठीक है। तो प्रकृति में हर जगह पॉसिबिलिटीज़ है, संभावनाएं हैं, और इंसान जो है उनका फ़ायदा उठा सकता है, उनको ले सकता है, उनमें चेंजेस कर सकता है, ठीक है। बट लिमिटेशंस भी हैं। तो जो मैन है वो फुल्ली टेम नहीं कर सकता, फुल्ली कंट्रोल नहीं कर सकता नेचर को, ठीक है। बट हाँ, सर्टेन पॉसिबिलिटीज़ हैं जहाँ पे वो नेचर को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। ऐसा है ना कि बाढ़ आएगी तो मैं रोक नहीं सकती, बट बाढ़ से कितने लोग मरेंगे मैं उसको कंट्रोल कर सकती हूँ, समझ रहे हो। 100% तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते नेचर को, 80% इंसान कर लेगा, बट 20% में नेचर पावरफुल है ही, ठीक है। उसके बाद आता है फिर पॉसिबिलिस्ट जो थे वो थोड़े से वर्ड्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे डोमिनिस्ट कहती थी ना कि एनवायरनमेंट कंट्रोल करता है इंसान को, एनवायरनमेंट उसको थोड़ा सा लूज वर्ड्स यूज़ करने शुरू करे कि कंट्रोल क्या होता है, इन्फ्लुएंस करता है, सिर्फ प्रभाव डालता है, और फिर इंसान उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देता है, एडजस्ट करता है, ठीक है। थोड़े से शब्दों के साथ फिर उन्होंने छेड़छाड़ की कि इतने एक्सट्रीम वर्ड्स मत रखो, थोड़ा इन्फ्लुएंस, रिस्पॉन्स, एडजस्टमेंट, इस टाइप के वर्ड्स रखो, ठीक है। फिर उसके बाद चलनी शुरू हो गई कि एनवायरमेंट और डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म बहुत एक्सट्रीम है, दोनों में मत जाओ, बीच का रास्ता निकालो। फिर जो हार्लन बैरोज हैं वो ज्योग्राफी को ह्यूमन इकोलॉजी में लेके आएंगे, बेसिकली इकोलॉजिकल अप्रोच है, तो इसको हम इसमें करेंगे, ठीक है। इतना समझ आ गया। पॉसिबिलिज्म बेसिकली क्या है, ब्लाश ने कंसेप्ट दिया था, फेब्रे ने शब्द दिया था, ये बेसिकली क्रिटिसिज्म के रूप में आया था। और ये क्या कहता है कि मैन के पास भी पावर है, मैन भी चीज़ें चेंज कर सकता है, बट हाँ सर्टेन लिमिटेशंस होती हैं, इंसान फुल्ली कंट्रोल नहीं कर सकता नेचर को, ठीक है। उसके बाद क्या आता है आपका इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, जो डिटरमाइन कर रहा है, अब कौन कर रहा है, एनवायरनमेंट नहीं, यहाँ पे इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, इकोनॉमिक ग्रोथ, वो चीज़ों को डिटरमाइन करेगी। देखो ये वाली अप्रोच बेसिकली क्या है, ये कहते हैं इंसान जो है वो एनवायरनमेंट के ऊपर मास्टरी कर लेता है, ठीक है। ये जो आइडियोलॉजी क्या कहते हैं कि मैन बड़ा है एनवायरनमेंट से, और वो तो करेगा ही, इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन वो करेगा ही, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं, ठीक है। इंसान के पास मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आई तो उसने देखा अरे मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, तो वो बोलने लगा कि मैन जो है वो एनवायरनमेंट से बड़ा है और वो अपनी इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन कर सकता है। क्यों, क्योंकि उसके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है। लेकिन देखो इससे क्या होगा, क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट तो ख़राब होगी, है ना, कितना कुछ होगा। तो वो बेसिकली क्या कहता है कि नहीं, एनवायरनमेंट हमारी प्रायोरिटी है ही नहीं, एनवायरनमेंट क्या है, छोड़ो, एनवायरनमेंट के बारे में क्या चिंता करनी, और हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी, अगर कल को एनवायरनमेंट ख़राब होगा ना तो हम ठीक कर लेंगे, मतलब इस टाइप की इनकी थिंकिंग थी। तो बेसिकली दो अजम्पशंस पे बेस्ड था। नंबर वन कि पॉजिटिव कोरिलेशन आपका पॉपुलेशन और इकोनॉमी में, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जितनी ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है।
उतनी पॉपुलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव, देखो रिलेशन है पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, ठीक है। ये पॉजिटिव कोरिलेशन होता है किस किस के बीच में, बिटवीन पॉपुलेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, ठीक है। ये इसका मानना है, होता है नहीं होता वो तो हमें पता है, बट ये इस अप्रोच का मानना है। दूसरा क्या कहता है ये कि जो रिसोर्सेज ये यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, मैन अगर उससे कोई प्रॉब्लम आएगी तो उन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर देगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो इकोनॉमिकली इंडस्ट्रियली एक्सपेंड जब कर रहा है तो उसके पास इतनी पावर आ जाती है, कोई चीज़ों को कर देगा। होता है ना कि ऐसे कहते हैं पैसा हर चीज़ का सॉल्यूशन है ना, आप इकोनॉमिकली पावरफुल हो जाओ आप सब कर पाओगे। तो बेसिकली उस तरीके की ये अप्रोच है जिसमें कहता है, इसमें भी यही मानते हैं कि जो मैन है वो सुपीरियर है टू द एनवायरनमेंट, और इसमें जो है वे इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन करेंगे। क्यों? क्योंकि बेसिकली इनको इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, वही तो डिटरमाइन कर रही है ना चीज़ों को, ठीक है। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बेसिस पे इंसान जो है वो कंटिन्यू करता है अपनी इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन को, और ये बेसिकली यही कहता है कि एनवायरनमेंट जो है वो बिल्कुल हमारी प्रायोरिटी नहीं है। पॉपुलेशन जितनी होगी उतनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेगी, चाहे नेचर का कुछ भी होता रहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पॉपुलेशन हम बढ़ाएंगे क्योंकि हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए। अच्छा, अगर प्रॉब्लम्स हो गई तो हम सॉल्व कर लेंगे क्योंकि हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ है, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन है, हम बहुत पावरफुल हैं। और इससे क्या होता है फिर, एक्सप्लॉइटेशन होती है नेचुरल रिसोर्सेज की, चीज़ें ख़राब होने लगती हैं। जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जब बढ़ने लगी तब जो ये इकोनॉमिस्ट थे उनको थोड़ा थोड़ा बुरा लगा कि अरे नेचर तो भाई बहुत ज़्यादा तबाह कर दिया हमने, अब तो हम ही हार्म हो रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने थोड़ा इस अप्रोच को चेंज करते हुए यहाँ पे उन्होंने क्या लाना शुरू कर दिया, एनवायरनमेंट को ऐड करना शुरू कर दिया। कैसे कैसे वर्ड्स लाए, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स, स्टडी स्टेट इकोनॉमिक्स। बेसिकली इन्होंने क्या करा, इकोनॉमी और इकोलॉजी या एनवायरनमेंट को कंबाइन कर दिया, ठीक है। मतलब अब ये इकोनॉमिक ग्रोथ तो करेंगे बट एनवायरनमेंट को भी साथ के साथ ध्यान में रखते हुए करेंगे, ठीक है। तो काइंड ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ये बढ़ने लगे, समझ आया, ठीक है। इसके बाद क्या आता है आपका, इकोलॉजिकल अप्रोच। ये आपकी जो मध्यम मार्ग है ना, बिल्कुल एक्सट्रीम का जो बीच का मध्यम मार्ग है, इकोलॉजिकल अप्रोच, कि एक बैलेंस में रहो भाई, 50-50 रहो, कोई ज़्यादा पावरफुल नहीं है, दोनों बराबर हो, ठीक है। तो इकोलॉजिकल अप्रोच बेसिकली बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी पे। देखो इकोलॉजी जब आप आगे वाले लेसन्स में पढ़ोगे, आप आगे वाले वीडियोस में, तो इकोलॉजी बेसिकली अभी के लिए समझ लो स्टडी ऑफ इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम क्या है, इंटरैक्शन। हमने पढ़ा था ना एनवायरनमेंट में बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं और ए बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। तो बायोटिक बायोटिक सपोज ये प्लांट्स है, ये एनिमल्स हैं, ठीक है। ए बायोटिक कंपोनेंट्स है बहुत सारे, ए बायोटिक। तो बायोटिक आपस में इंटरेक्ट करते हैं और बायोटिक इसके आपस में भी करते हैं। मतलब बायोटिक आपस में सिर्फ बायोटिक के साथ भी करते हैं और बायोटिक ए बायोटिक के साथ भी इंटरेक्शन करते हैं। तो इसी इंटरेक्शन के प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए ये आपकी अप्रोच दी गई है। अब देखो अगर ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं, अगर ये सारे कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, तो आप किसी एक कंपोनेंट को, फॉर एग्जांपल मैन को, इतना सुपीरियर नहीं रख सकते। तो इसके लिए क्या है, सब बराबर हैं। तो ये अप्रोच बेसिकली किस पे बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी पे, जिसमें हम क्या करते हैं, इंटरेक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड फिजिकल एनवायरनमेंट, या फिर ऑर्गेनिजम्स में खुद में इंटरेक्शन की स्टडी करते हैं। ये हमने पढ़ा ना कि बायोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपस में क्या है, और बायोटिक कंपोनेंट्स के एनवायरनमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है, ठीक है। तो इसकी स्टडी करते हैं। इससे क्या निकल के आता है कि जो रिलेशनशिप ऑफ मैन विद द नेचुरल एनवायरनमेंट शुड बी सिम्बायोटिक और एक्सप्लॉइटेटिव नहीं होनी चाहिए। वो कैसे होनी चाहिए, पॉजिटिव, मतलब एक तरीके के साथ हारमोनी में रहे, 50-50 का करके चलें। ये स्कूल जो है, जो इकोलॉजिकल अप्रोच वाला है, कि ये मानता है कि इंसान जो है वो ऑब्वियसली बाकियों से तो, जो बाकी बायोटा से तो समझदार ही है, बट उसको अपनी बुद्धिमत्ता को इतना भी ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए जिससे एनवायरनमेंट तबाह हो, ठीक है। तो ये इंसान को रिस्ट्रेन करता है, ठीक है, कि तुम बाकियों के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हो तो थोड़ा सा संभल के करो, तुम अकेले नहीं हो, ठीक है।
और जो भी तुम पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स वगैरह लाओ उन सबको पे भी ध्यान रखो कि चीज़ें बचे, एनवायरनमेंट बचे, और जो तुमने ऑलरेडी तबाह कर दिया उसको वापस से रिकवर करो। ठीक है, तो इकोलॉजिकल अप्रोच बेसिकली आपकी प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी इंटरेक्शन, म्यूचुअल इंटरेक्शंस वाले प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि चीज़ें आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं। सारे एबायोटिक, बायोटिक, एनवायरनमेंट, लिविंग ऑर्गेनिज्म सब आपस में इंटरेक्ट करते हैं। मैन उनमें सुपीरियर है, इसलिए मैन की जिम्मेदारी है कि वो अपनी जो बुद्धिमत्ता है, अपनी जो पावर है उसको गलत यूज़ ना करे, बल्कि एक हारमनी में रहे बाकी कंपोनेंट्स के साथ, बाकी चीज़ों के साथ, बाकी कंपोनेंट्स जो हैं उनके साथ। ठीक है, तो एक्सप्लॉइटेशन करें बट एक रैशनल लेवल पे, एक ऑप्टिमम, मतलब एक बैलेंस में यूज़ करें। ठीक है, और जो रिसोर्सेज ले लिए हैं उनको बार बार रिसाइकिल करें। ठीक है, नए रिसोर्सेज पर डिपेंड ना करें। तो इस अप्रोच में बेसिकली बहुत सारी चीज़ें जो निकल के आती हैं, बहुत सारे फैक्ट्स जो इसमें ध्यान रखे जाते हैं कि जब तुम नेचुरल रिसोर्स यूज़ करो तो तुम्हें क्या क्या ध्यान रखना है। ये कहता है कि ऐसे मान लो कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो क्लोज सिस्टम है, मतलब उसमें ऑलरेडी जो है वो है और कुछ नया ऐड बाहर से होने वाला नहीं है, ये क्लोज सिस्टम है। ठीक है, उसके बाद जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो फाइनाइट है। क्लोज सिस्टम है तो जो हमारे पास रिसोर्सेज है वो फाइनाइट है, ख़त्म हो जाएंगे एक दिन अगर तुमने ऐसे गलत तरीके से यूज़ करा, क्योंकि फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है कि जो ये रिसोर्सेज भी हैं उनको मिलियंस ऑफ ईयर्स, बिलियंस ऑफ ईयर्स लगे उनकी फॉर्मेशन में, एक्यूमुलेशन में। ठीक है, और हमें इनको जुडिशियसली अच्छे से यूज़ करना चाहिए। और जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है ना, वो कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, तो कोई भी कंट्री जो है, एजेंसी है, वो उसका मिसयूज़ ना करे। ठीक है, मतलब सॉरी, पब्लिक मैंने गलत बोल दिया। जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो आपके पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो ऐसा नहीं है कि कोई इंडिविजुअल को ही सारी पावर दे दो, मतलब किसी एक इंडिविजुअल या एक कंट्री पूरा उस पर कब्ज़ा करके बैठे, ऐसा मत करो, उसको मिसयूज़ मत करो, वो सबके लिए है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो होम्योस्टेसिस है, इसमें बेसिकली ये कहता है कि जो एनवायरनमेंट है, जो आपका नेचुरल सिस्टम है, उसके पास एक एबिलिटी होती है अपनी जो इक्विलिब्रियम, आपकी जो ओरिजिनल स्टेट है उसको मेंटेन करने की, होम्योस्टेसिस। ठीक, उसको मेंटेन करने के लिए बट जो आप कॉन्टीन्यूस जो ये कर रहे हो ना, एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हो, उसकी वजह से उसको टाइम ही नहीं मिल पाता अपने आप को रिकवर करने का, जो हमें उसे देना चाहिए। जैसे होम्योस्टेसिस में क्या है, फॉर एग्जांपल ये पेड़ हैं, पेड़ की पॉपुलेशन बढ़ी तो क्या होगा, पेड़ खाने वालों की पॉपुलेशन भी बढ़ जाएगी, फिर नेगेटिव फीडबैक जाएगा कि पॉपुलेशन तो बहुत बढ़ गई है, तो प्लांट्स की पॉपुलेशन क्या होगी, कम होनी शुरू हो जाएगी, और प्लांट्स कम हो जाएंगे तो वापस से ये पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल में आ जाएगी। तो एक काइंड ऑफ एक मैकेनिज़्म रहता है आपका नेचर में कि नेचर अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करती है। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी भी करती है ना, हमारी बॉडी का अपना एक सेट टेम्परेचर है, तो उस टेम्परेचर से अगर हम ठंडे एरियाज़ में जाते हैं तो हमारी बॉडी शिविर करने लगती है, काँपने लगती है, तो बेसिकली उसको मेंटेन करने की कोशिश करें। तो इसी तरीके का एनवायरनमेंट के पास एक एबिलिटी होती है कि वो अपनी इक्विलिब्रियम की स्टेट को मेंटेन कर सकते हैं, बस उसे कुछ टाइम चाहिए। ठीक है, तुमने कचरा मचा दिया, कोई नहीं, वो डिकम्पोज कर लेगी, वो ख़त्म कर देगी, तुम बस उसे टाइम दो। बट आज के टाइम पर क्या हो रहा है, इतना टाइम हम दे ही नहीं रहे हैं नेचर को। ठीक है, तो ये बेसिकली उसके लिए ही कहती है ये अप्रोच। उसके बाद क्या है आपका कि जो आपकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो सब आपकी इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी पे ही डिपेंड करता है। ऑब्वियसली अगर आपका एनवायरनमेंट ही पॉल्यूटेड है, आपका एनवायरनमेंट ही इतना ज़्यादा बुरी हालत में है, इतने पॉल्यूटेंट्स उसमें, पानी पीने लायक नहीं है, कुछ भी चीज़ें करने लायक नहीं है, तो ना आपकी पॉलिटी चलेगी ना आपकी इकोनॉमी चलेगी, कुछ भी नहीं चलेगा। उसके बाद आता है आपका कि सस्टेनेबल सोसाइटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट मे बी पॉसिबल ओनली व्हेन द एनवायरनमेंट ऑल्सो बिकम सस्टेनेबल। ठीक है, तो अगर आपको सस्टेनेबल सोसाइटी चाहिए ना, कि हमारी जो सोसाइटी है वो सस्टेनेबल रहे, जो आज है कल भी रहे, ठीक है, सस्टेन करे, तो वो कब होगा, जब एनवायरनमेंट सस्टेन कर रहा है। एनवायरनमेंट ही बीच में अगर ख़राब हो गया, ख़त्म हो गया, बकवास हो गया, तबाह हो गया, तो सोसाइटी कैसे आगे चलेगी। क्योंकि एनवायरनमेंट में क्या आपकी हवा, पानी, पेड़ पौधे वही ख़त्म हो गए तो क्या कर लोगे, वो तो आपको ज़रूरत है ना उनकी। तो that the extraction of the mineral resources and the processing leave immense quantity of waste which degrade the environment। ठीक है, आप जो इतना ये रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करते हो उसमें इतना वेस्ट जनरेट करते हो जो एनवायरनमेंट को ख़राब ही कर रहे हैं। ठीक है,
उसके अलावा फिर यही पॉइंट्स आपके कि किस तरीके से हमें नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचे चीज़ें और एनवायरनमेंट भी बचा रहे। तो समरी अगर हम देखें तो हमारा बेसिकली क्या आता है कि जो मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप है उसमें एक हारमनी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो रिलेशन है ये 2 डायरेक्शनल है, ठीक है। 2 डायरेक्शनल है मतलब सिर्फ मैन एनवायरनमेंट पे नहीं डालता, एनवायरनमेंट भी मैन पे डालती है। तो काइंड ऑफ हारमनी इसमें जो है वो अचीव होनी चाहिए, एक बैलेंस की स्टेट इसमें अचीव होनी चाहिए। तो इसमें यही है, तो हमें इकोलॉजिकल अप्रोच के लिए जाना चाहिए। आई होप समझ आ गया हो, बट रिवाइज़ कर लेते हैं। जो मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप है, ठीक है, इसको देखने की अलग अलग अप्रोचेज़ होती हैं हमारी। सबसे पहले आती है आपकी डिटर्मिनिस्टिक, जिसमें बेसिकली एनवायरनमेंट डिटर्मिनिस्टिक की हम बात करेंगे कि एनवायरनमेंट डिटरमाइन कर रहा है चीज़ों को, यानी 100% पावर किसके पास है? एनवायरनमेंट के पास। इसमें हमने सैंपल देखी, इसमें हमने हंटिंगटन देखा, इसमें हमने डार्विन का भी देखा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? सेकंड अप्रोच कहती है, अच्छा डिटर्मिनिस्टिक कहती है कि एनवायरनमेंट इज़ पावरफुल, मैन उसकी प्रोडक्ट है, मैन पावरफुल नहीं है, मैन सबऑर्डिनेट है, एनवायरनमेंट जो कहेगी मैन को करना पड़ेगा। फिर सेकंड अप्रोच आती है इसमें टेलियोलॉजिकल। टेलियोलॉजिकल अप्रोच क्या है? बेसिकली इसमें जो एनवायरनमेंट है, जो आपकी नेचर है, उसकी ऑलरेडी गोल को फिक्स कर दिया है, जिसका एक ही काम है कि वो इंसान को सर्व करे, ठीक है। इंसान को सर्व करेगी। इसकी वजह से अगर ऐसी थिंकिंग से तुम एक रिलेशनशिप को देखोगे जिसमें एक जने का काम ही है दूसरे को सर्व करना, तो एक्सप्लॉयटेशन इंक्रीज़ हो जाती है। और जो साइंटिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट, जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, वो कहते हैं इसका जो पॉल्यूशन का रीज़न है आजकल, जो एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं, उसका रीज़न यही है, ठीक है। उसके बाद आपकी थर्ड अप्रोच, थर्ड में क्या है? ये दोनों कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम होगी, इनकी थोड़ा सा डाइल्यूट करने की कोशिश करेगी पॉसिबिलिज़म। पॉसिबिलिज़म कहेगी कि देखो 100% नेचर नहीं चलती, इंसान की भी चलेगी, तो मैन भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि नेचर में हर जगह पॉसिबिलिटीज़ हैं और इंसान अगर चाहे तो उन पॉसिबिलिटीज़ को हार्नेस कर सकता है यूजिंग हिज कल्चर, टेक्नोलॉजी, इनोवेशंस, पावर, विजडम, ठीक है। बट हाँ, सर्टेन लिमिटेशंस इन्होंने बता दी थी कि देखो 100% तो नहीं कर सकता, क्योंकि नेचर को 100% कंट्रोल हम नहीं कर सकते। अब मैं 100% ऐसे तो नहीं है मैं फ्लड रोक दूँ, मतलब कोई अर्थक्वेक आने वाला है, मैं इसको नहीं रोक सकती, ठीक है, वो आएगा क्योंकि नेचर काम कर रही है, ऐसे प्लेट्स मूव कर रही हैं, धरती हिल रही है, ठीक है, तो आएगा, उसमें इंसान क्या कर सकता है। उसके बाद आता है आपका फोर्थ अप्रोच, जो कि थी इकोनॉमिक डिटर्मिनिज़म। इसमें बेसिकली क्या था कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो डिटरमाइन कर रही है चीज़ों को। इसमें हम मान लेते हैं कि जो एनवायरनमेंट है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको प्रायोरिटी ही नहीं देते हैं। प्रायोरिटी किसको देते हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ को, इन सब को। क्यों? क्योंकि ये मानते थे कि जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, ये जो भी हमारे पास पावर आएगी, उससे हम अगर इन्वायरमेंट में फ्यूचर में प्रॉब्लम आई तो वो भी सॉल्व कर लेंगे। बट बाद में जब पता चला तो इन्होंने भी इम्प्रूव करने की कोशिश करी कि नहीं, एनवायरनमेंट को भी इम्पोर्टेंट रोल देना पड़ेगा। उसके बाद आती है आपकी फिफ्थ अप्रोच, जो कि जो मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप है 50-50, जो उसको बैलेंस में रखने की कोशिश करती है। इसमें हम करेंगे इकोलॉजिकल अप्रोच, बेसिकली जो आपकी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी उस पर बेस्ड है, यानी जो म्यूचुअल इंटरेक्शन होती रहती है सभी कंपोनेंट्स में आपस में एनवायरनमेंट के, उस पर बेस्ड है, जिसमें हम मानते हैं कि मैन भले ही सुपीरियर है, मैन के पास पावर है, बट मैन को 50-50 के रिलेशन में रहना चाहिए, मैन को ज़्यादा नहीं उड़ना चाहिए, ठीक है। जो मैन है उसको एनवायरनमेंट के बाकी कंपोनेंट्स को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। माना वो बाकी कंपोनेंट्स से सुपीरियर है, बट उसको बाकी कंपोनेंट्स के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, उसको जो रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर तरीके से यूज़ करना चाहिए,